एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की नई चार्जशीट आई है। चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है। आम आदमी पार्टी को चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। केजरीवाल को पूरे घोटाले की जानकारी थी, ये इस चार्जशीट में ईडी ने कहा है। दिल्ली शराब घोटाले का पैसा हवाला के जरिए गोवा पहुंचा। शराब घोटाले के पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव लड़ा। ये सब ईडी की चार्जशीट में दर्ज है। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने नई चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। यानी आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल, वो भी इसमें पार्टी है। चार्जशीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ही घोटाले के किंग पिन हैं और साजिशकर्ता हैं। और चार्जशीट में दावा किया गया है कि गोवा चुनाव में शराब घोटाले का पैसा इस्तेमाल होने की केजरीवाल को पूरी जानकारी थी। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के सोशल मीडिया चैट की डिटेल भी दी गई है। चार्जशीट में कहा गया है कि कविता के पीए ने विनोद चौहान के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। इस चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि विनोद चौहान ने ही हवाला के जरिए शराब घोटाले के पैसे को गोवा पहुंचाया था, जबकि गोवा में चनप्रीत सिंह इस पैसे को मैनेज कर रहा था। ईडी की चार्जशीट में साउथ ग्रुप से जो रिश्वत मिली, उसी पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा, ये कहा गया है। इस चार्जशीट में कहा गया है कि शराब कारोबारियों से सांठगांठ के जरिए नीति को शराब कंपनियों के पक्ष में बनाकर उन्हें फायदा पहुंचाया गया। ईडी ने 232 पेज की चार्जशीट में कहा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और उन्हें पूरे मामले की जानकारी थी। और इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये प्रक्रिया है कि ईडी का काम है बयानों को तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, और ये कोर्ट में ही साबित कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। पिछली बार जब ट्रायल कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सीबीआई ये कह रही है और ऐसा मैंने नहीं कहा, तो कोर्ट ने वहीं पे सीबीआई को कहा कि हाँ ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ये सीबीआई इसलिए कह रही है ताकि आप ये बात टीवी पे चलाएं, ताकि कुछ लोग इसको अखबार में लिखें और ऐसा लगे कि जो सीबीआई कह रही है वो शायद अरविंद केजरीवाल जी ही कह रहे हैं, और इसके अंदर तो बहुत गड़बड़ है। यही बड़ी समस्या है कि आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक पॉलिटिकल टूल बन गई है। वो राजनीति करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के हथियार बन के रह गए हैं। यही बहुत बड़ी समस्या है। उधर बीजेपी की सांसद दिल्ली से बांसुरी स्वराज ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कल ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक पार्टी इतने छोटे वक्त में इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसको अभियुक्त बनाया गया है चार्जशीट में। ईडी ने सारे तथ्य सामने रखे हैं और ईडी की चार्जशीट से ये उभर कर आता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन थे पूरे शराब घोटाले के। उन्होंने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स शराब घोटाले में लेने की उनकी व्यक्तिगत भूमिका रही है, जिसमें से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल करे गए हैं। ईडी ने सारे सबूत रखे हैं, जहां पर चनप्रीत सिंह जो चैरियट प्रोडक्शंस के एम्प्लॉय थे, उनको आम आदमी पार्टी ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे दिए हैं हवाला ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जिसमें विनोद चौहान का नाम आया है, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा भेजे आम आदमी पार्टी की चुनाव की गतिविधियों के लिए, जिसको अभिषेक बोनापल्ली जो साउथ ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव थे का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, जहां पर ईडी ने ये सारे तथ्य और सबूत रखे थे और हाई कोर्ट ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। वो सारे के सारे तथ्य अब ईडी की चार्जशीट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और इसीलिए कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर प्रोडक्शन वारंट इशू करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ 12 जुलाई के। और इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, और क्या कुछ कहा गया है इस नई चार्जशीट में? बिल्कुल, देखिए ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है इसमें
अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी को भी बतौर आरोपी इस पूरे केस में लिस्ट कर दिया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल को तो पहले अरेस्ट कर ही लिया था और उनको ये बात कहा जा रहा, उनके लिए ये बात कही जा रही थी कि बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री उनका इस शराब पॉलिसी को बनाने में, इसको बदलने में, मॉडिफाई करने में पूरा पूरा हाथ है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी एक की कॉन्स्पिरेटर के तौर पर अब पेश किया जाएगा। चार्जशीट में उनका नाम आ चुका है और प्रोडक्शन वारंट आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी कर दिया है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने। 12 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को परमिशन मिल गई है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर यहाँ पर दोहरा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बतौर आम आदमी पार्टी के मुखिया अभी उनकी गिरफ्तारी बाकी है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी इसमें दोषी है, आम आदमी पार्टी की संलिप्तता दिल्ली के शराब पॉलिसी और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में थी, तो ऐसे में वो आम आदमी पार्टी के मुखिया जो कि अरविंद केजरीवाल है, उन पर शिकंजा कसते हुए नजर आएगी। अरविंद केजरीवाल जो पहले से ही सिर्फ शराब नीति के मामले में ईडी की मार भी झेल रहे हैं, सीबीआई की मार भी झेल रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। अब ये दोनों एजेंसी हो सकता है कि बतौर आम आदमी पार्टी के मुखिया उन पर दोबारा से शिकंजा कसने की कोशिश करे, क्योंकि भारतीय कानून क्या कहता है कि जब किसी कंपनी पर केस होता है तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज को खतरा नहीं होता, उस कंपनी के मालिक को, एमडी को खतरा होता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसको एक कंपनी बनाकर कोर्ट में पेश किया गया है और अरविंद केजरीवाल को उस कंपनी का डायरेक्टर या सीईओ दिखाकर अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी इस पूरे मामले में बनाया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आयुष ये बात कही गई है कि मनी ट्रेल दिखाने में पूरी तरह से नाकाम रही है ईडी। पैसा है कहां? 100 करोड़ की बात होती है, 200 करोड़ की बात होती है, लेकिन पैसा है कहां? किसके पास से बरामद हुआ, कहां मिला? जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही थी। आम आदमी पार्टी ने ये बात कही थी कि ये मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। ईडी लगातार फिगर्स देती रहती है, 100 करोड़ बोलती है, 45 करोड़ बोलती है, लेकिन इसका ट्रेल है कहां? पैसा कहां से आया, किसके पास गया, कहां पहुंचा? ये बात लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी और ईडी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन ये चार्जशीट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें कई सारे स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। ये चार्जशीट जब इंडिया न्यूज के हाथ लगी तो सबसे पहले हमने इसकी जांच की। उस जांच में हमें ये चीज पता चलती है कि जो फोन नंबर्स हैं इन पर एक कोड भेजा जा रहा है। वो कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, वो कुछ इस तरीके के कोड्स हैं जो सिर्फ उसी व्यक्ति को पता है जो भेज रहा है या फिर जिसके पास वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे कोड अमूमन तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब बहुत बड़ी पैसे की लेन देन करनी हो और ऐसे पैसे जो आप किसी को बता ना सके, यानी हवाला का पैसा, हवाले के पैसे के लेन देन के लिए ऐसे कोड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो बोल रही थी कि 100 करोड़ का मनी ट्रेल इस्टेब्लिश करके दिखा ईडी, तो वो मनी ट्रेल यहाँ पर इस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ईडी ने इस चार्जशीट में सारे तार जोड़ दिए। जो लगातार साउथ लॉबी का नाम आ रहा था कि साउथ लॉबी तक पैसा कैसे पहुंचा, साउथ लॉबी से गोवा कैसे गया और गोवा में किसको मिला, जो ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी, उन सबका जवाब इस चार्जशीट में दे दिया गया है। जब 12 तारीख को सुनवाई होगी तो ये चार्जशीट जब कोर्ट में खुलेगी, इन सारे मामलों को, इन सारी चीजों को ऑन रिकॉर्ड जब कोर्ट लेगा, लेकिन इसमें तो सिर्फ 25.5 करोड़ का जिक्र है। इस चार्जशीट में गोवा चुनाव के लिए 25.5 करोड़ रुपए का जिक्र है जो साउथ की लॉबी से पहुंचा। 25.5 करोड़ रुपए वो हैं जी, ये 25.5 करोड़ वो हैं जो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा ईडी लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि 45 करोड़ रुपए तो आम आदमी पार्टी ने केवल रिश्वत रखी है, यानी 45 करोड़ ये, 25.5 करोड़ वो, और बीच का एक डिफरेंस आ जाता है। ये जो मनी ट्रेल है ये अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। हालांकि जो एक बात कही गई है, जो अमाउंट बताया गया है, ये चार्जशीट में बताया गया है। चार्जशीट में वो चीजें बताई जाती है जो बाकायदा सबूत के साथ जांच एजेंसी के पास होती है। जैसे इस मामले में जांच एजेंसी ईडी है, तो ईडी को जितना मनी ट्रेल मिला, जो कहां से आया, किसके पास गया, किसने इस्तेमाल किया, किसने रिसीव किया, ये मनी ट्रेल जो ईडी ने एस्टैब्लिश किया है, ये इन्होंने चार्जशीट में पेश किया है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में और चार्जशीट फाइल की जाएगी। इससे पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हुई थी, एक चार्जशीट होगी, इसके बाद एक्सटर्नल चार्जशीट होगी। ये सिलसिला लंबा चलेगा, यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी आसान नहीं हो रही हैं। ये चार्जशीट के बाद और भी चार्जशीट का सिलसिला चलता रहेगा। ईडी भी चार्जशीट दाखिल करेगी, सीबीआई भी चार्जशीट दाखिल करेगी। जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नए लोगों की गिरफ्तारियां होती जाएंगी, जैसे जैसे नए लोग इस पूरे मामले में संलिप्त होते जाएंगे, ये चार्जशीट बढ़ती जाएगी। इस मामले को लेकर आयुष, आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस पूरे मामले की बारीकी आप जानते हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे के जरिए एक राजनीतिक, अपना राजनीतिक नैरेटिव सेट करने में लगी हुई हैं, जो चुनाव के वक्त भी देखा गया और अभी भी देखा जा रहा है?
जी देखिए, जाहिर सी बात है, जब मामला राजनीति से जुड़ा होगा तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। आम आदमी पार्टी एक बैकफुट पर नजर आ रही थी काफी दिनों से, जब तक ईडी ने चार्जशीट दाखिल नहीं, माफ कीजिए, आम आदमी पार्टी हमलावर रुख में नजर आ रही थी जब तक ईडी ने चार्जशीट फाइल नहीं की थी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता ये बात बोल रहे थे कि आखिर मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ गया, ये भाजपा की चाल है, भाजपा की ईडी है, भाजपा के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे तो अब पर भी कह रहे ईडी हैं। काम कर रही है। जी, लेकिन अब ये चार्जशीट आ चुकी है और ये चार्जशीट जो है ना, कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट पार्टी के बयानबाजी पर काम नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही टिप्पणी की थी अरविंद केजरीवाल के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि आपसी राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें राजनीति से लेना देना नहीं, हम सिर्फ सबूतों के आधार पर काम करेंगे, बयानों के आधार पर काम करेंगे, गवाहों के आधार पर काम करेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी थी। यानी जो अब राउज एवेन्यू कोर्ट है इस मामले में, वो सिर्फ उस चीजों को लेकर अपना फैसला सुनाएगा जो चार्जशीट में लिखी गई है। अगर आम आदमी पार्टी के वकील, अरविंद केजरीवाल के वकील कोई सबूत पेश कर पाए उस चार्जशीट के खिलाफ, तो ही उनकी बात मान्य होगी। राजनीति में आरोप लगते रहेंगे, प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन कोर्ट चलेगा सबूत पर, कोर्ट चलेगा गवाहों पर, राजनीतिक बयानबाजी पर कोर्ट नहीं चलता है। जी अच्छा, इस चार्जशीट में और क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या नाम, किस तरह से कड़ियां मिलाई गई हैं? साउथ की लॉबी का जिक्र है कि कविता का जिक्र है, चरणप्रीत सिंह का जिक्र है कि कैसे कैसे पैसा पहुंचा, कौन मैनेज कर रहा था, गोवा में कौन मैनेज कर रहा था, किसने पहुंचाया। तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश ईडी ने की है इस चार्जशीट में। जी बिल्कुल, खास तौर पर गोवा चुनाव में जो पैसा पहुंचा है उसको लेकर ईडी की ये चार्जशीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें ये चीज साफ पता चल रही है कि जब दिल्ली की शराब नीति बनाई गई थी, उसमें जो साउथ लॉबी का इन्फ्लुएंस था, वो साउथ लॉबी के प्रॉफिट देने का काम दिल्ली की सरकार ने किया, ऐसा आरोप लगा। लेकिन जब साउथ लॉबी के पास जो एक्सेस पैसा पहुंचा, उसका हेरफेर जो यहाँ पर हुआ है, यही पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को समझाता हूँ। जब दिल्ली में शराब नीति बनाई गई, उस समय के कविता पर आरोप लगता है कि वो कोरोना के पीक में भी दिल्ली में ट्रैवल करती है एक प्राइवेट प्लेन से, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलती है। जैसा अरविंद केजरीवाल ने बात बोली थी एक बार राउज एवेन्यू कोर्ट में कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी की बात होती थी, उनकी डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन किसी की भी बात हुई वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता था। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से के कविता की बातचीत होती है, पॉलिसी में उनका इंटरफेरेंस होता है, जिससे उनकी कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। वो जो डायरेक्ट बेनिफिट है उसको वाया साउथ होते हुए गोवा ले जाया जाता है, जहां पे चरणप्रीत सिंह इस पैसे को रिसीव करते हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में प्रचार के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। जब ये बात उठाई गई थी कि ये मनी ट्रेल जो गोवा में पहुंचा है, इसका कोई सबूत, इसका कोई मार्क ईडी क्यों नहीं पेश कर पाई, तब एक बात ये भी कही गई थी उसके उत्तर में कि जब वो पैसा खर्च हो चुका है, यानी चुनाव में पैसा पूरी तरीके से लगा दिया गया है, तो इसलिए ईडी को वहां पर उस मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करने में दिक्कत आ रही है। तो ये चीज समझ में आती है कि कैसे दिल्ली से पैसा साउथ में जाता है, साउथ से गोवा में आता है। ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है इस पैसे का, इसी को कहते हैं हवाला, क्योंकि वो डायरेक्ट पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनावों में नहीं लगाया, वरना हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन के शिकंजे में भी आ जाती। ये पैसा घुमाकर जिस तरीके से गोवा में पहुंचाया गया है, यही है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके आधार पर अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रखी है। और वो जो बाकी का 45 करोड़ जिसका जिक्र है, बिल्कुल, ये एक ऐसा मनी ट्रेल है जो इस्टेब्लिश करना अभी बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक की जो चार्जशीट फाइल की गई है, उसमें ये चीज मुख्य तौर पे रखी गई कि हवाला का पैसा कैसे घूमकर कहां तक पहुंचा, लेकिन वो पूरा का पूरा 100 करोड़ आखिर कहां पर है, ये अभी एक चुनौती है ईडी के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई थी कि जब तक ईडी अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती, आखिर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने में समस्या क्या है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बतौर मुख्यमंत्री उन्हें कई ऐसे काम होते हैं जो रुके हुए हैं, दिल्ली का विकास रुका हुआ है, ये बात अरविंद केजरीवाल के वकील ने बोली थी, जिसके आधार पर चुनाव तक अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई थी, अंतरिम जमानत दे दी गई थी। अब अगली बार जब जमानत की बात की जाएगी तो ये ईडी अपनी चार्जशीट लेकर सामने आ जाएगी, यानी अगली बार अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने में समस्या होने वाली है। क्योंकि चाहे थोड़ा सा ही सही एक अमाउंट इस्टेब्लिश हुआ, चाहे थोड़ा सा ही सही एक ट्रेल इस्टेब्लिश हुई, चाहे थोड़ी सी ही सही उस पैसे का लेन देन यहाँ पर देखने को मिला, तो जो पैसे का लेन देन हो रहा है और इसमें अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री भी और बतौर आम आदमी पार्टी के मुख्य भी आरोपी बनाए जा रहे हैं। जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं बता दूं क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। आरोपी नंबर 37 बनाया गया है अरविंद केजरीवाल को, आरोपी नंबर 38 बनाया गया है आम आदमी पार्टी को, यानी आम आदमी पार्टी को भी इसमें एक पार्टी बनाया गया है और बतौर एक कंपनी बताया गया है। जैसा कि आयुष बता रहे थे कि एक कंपनी बताया गया है और कंपनी में जिस तरीके से पैसे का लेन देन होता है, कंपनी का एक CFO होता है या CEO होता है,
उसके बतौर रखा गया है अरविंद केजरीवाल को, और उसी आधार पर ये जांच ईडी ने आगे बढ़ाई है। तमाम कोशिशें की हैं वो कड़ियां जोड़ने के लिए, और सबसे जो बड़ा कड़ी जोड़ी है वो गोवा चुनाव को लेकर जो दावा है अभी कोर्ट में इसको प्रूव करना होगा। अभी चार्जशीट में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है इसमें ये दावा किया है ईडी ने कि किस किस तरह से ये पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। इसके अलावा एक 45 करोड़ की एक अलग से जो बात की गई है उसको साबित करना अभी बाकी है। 45 करोड़ की जो मनी ट्रेल है उसको ये कह दिया गया कि क्योंकि ये पैसा तो अब चुनाव में ख़त्म हो गया तो पैसे की बरामदगी हो नहीं पाएगी। तो ये अभी साबित करना भी कोर्ट में भी बहुत सारे सवाल जवाब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील भी करेंगे और अदालत भी करेगी, अदालत भी क्रॉस क्वेश्चन कर लेती है। तो ये तमाम अभी साबित करना काफ़ी टेढ़ी खीर अभी ईडी के लिए है। लेकिन अभी जो चुनाव के समय भी ऐसा लग रहा था और इस समय भी जो प्रतिक्रियाएं दोनों दलों की तरफ से आ रही हैं, अभी हमने 2 प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाई, सौरभ भारद्वाज की भी और बांसुरी स्वराज की भी जो दिल्ली से सांसद है बीजेपी की। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे अपना अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों दलों की तरफ से हो रही है। अच्छा, इस मामले में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के उनकी गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल की, उससे पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो इसमें और बहुत से नाम आए थे। उसमें कुछ गवाह ऐसे थे जो बाद में फिर वादा माफ गवाह हो गए, सरकार की तरफ से उन्होंने गवाही दे दी। शुरुआत में उनके बयान कुछ और थे, बाद में जब वो सरकारी गवाह बन गए तो उनके बयान कुछ और थे, और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी काफी अटैकिंग रही। आयुष जी बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज बहुत दिलचस्प है कि किस प्रकार से गवाहों ने अपने बयान बदले और आम आदमी पार्टी ने भी इसी पॉइंट को कोर्ट में उठाया भी था। मैं ये आपको बता दूं कि जिन गवाहों की पहले गिरफ्तारी हुई थी वो लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल से इस बारे में उनकी कोई बात ही नहीं हुई है, शराब नीति क्या थी उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, शराब नीति में पैसे का लेन देन कैसे हुआ वो इस बारे में कुछ जानते नहीं। वो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें लाइसेंस मिला, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जब कड़ियां जुड़ती गई, धीरे धीरे जब नेताओं की गिरफ्तारी इस मामले में होती गई और धीरे धीरे जब बड़े चेहरे गिरफ्तार हुए, ऐसे में उन लोगों ने पलटी मारी। अब ये पलटी अगर देखा जाए तो कोर्ट के हिसाब से न्याय संगत है, कोर्ट के हिसाब से संवैधानिक तो है, क्योंकि वो लोग सरकारी गवाह बनने को तैयार हुए। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि गवाहों को डराकर, धमकाकर, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उन लोगों को जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट दिलवाने पर मजबूर किया गया जिससे अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में कसूरवार दिखाया जा सके, यानी अरविंद केजरीवाल बेकसूर है। उन लोगों को जानबूझकर, तोड़ मरोड़ कर, फोर्ज गवाहों को लाकर ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल ने ही इस पूरे शराब नीति में कथित घोटाला किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।